अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, राइज़ अप वर्चुअल लर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म पे एक बार फिर से खुशामदीद। जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन चल रही है और इस सिलसिले में हमने जो आज का सेक्शन लिया है वो है बायोलॉजी का। हम इससे पहले पेडागोजी का सेक्शन कंप्लीट कर चुके हुए हैं, तो हम आज बायोलॉजी के सेक्शन की तरफ जाएँगे जिसका सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या है? वैसे तो ये बहुत इन डेप्थ पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन हम इसको शॉर्ट लेके चलेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है और इसमें साइंसेज़ के दोनों ग्रुप से प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग से लोग आते हैं। तो मेरा मानना ये है, मेरा ख़्याल ये है कि बेसिक लेवल की बायोलॉजी होनी चाहिए यहाँ पर, जो दोनों ग्रुप्स वाले समझ सकें, ठीक है? मोस्टली जो 8th तक आप सेल के बारे में पढ़ लेते हैं या 9th में भी थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन टू द सेल। अच्छा, उससे पहले सेल की तरफ जाएँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि सेल के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। सबसे पहले चीज़ है माइक्रोस्कोप, ठीक है? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप होगी तो ही सेल आएगा। तो सेल की जो इवोल्यूशन है वो जुड़ा हुआ है माइक्रोस्कोप की इजाद के साथ। ये इजाद करने वाले थे आपके जेनसन साहब, ज़ैकरियास जेनसन, इन्होंने 1519 में माइक्रोस्कोप इजाद की, ठीक है? जिसका 3x 9x तक ज़ूम था। उस माइक्रोस्कोप को रॉबर्ट हुक ने थोड़ा-सा इम्प्रूव किया, उसको थोड़ा-सा और बेहतर बनाया। बहुत से लोग रॉबर्ट हुक को इसीलिए जानते हैं कि उन्होंने वो देखा था, सेल पहली बार ढूँढा था, लेकिन उन्होंने माइक्रोवेव का जो ये वर्ज़न था माइक्रोस्कोप का, जैनसन का वर्ज़न था, उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव किया था। इसमें 2 टाइप की आती हैं आपके पास, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में आपकी जो विज़िबल लाइट है उसके थ्रू हम देख लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं अपना कोई भी सब्जेक्ट देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर अब सेल की तरफ आते हैं। सेल जो है हमारा, रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल को ऑब्ज़र्व किया पहली बार माइक्रोस्कोप सीधी करने के बाद 1665 में, ठीक है? ये है 1665। उसके बाद जो सेल का सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, वो ढूँढा आपका ब्राउन साहब ने, रॉबर्ट ब्राउन। ये दोनों रॉबर्ट हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो न्यूक्लियस ढूँढने वाले हैं वो रॉबर्ट ब्राउन है, 1833 में। और उसके बाद ब्राउन नाम के एक और साइंसदान हैं, जिन्होंने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ डिक्लेयर किया सेल को 1845 में। और इसके अलावा ये चीज़ आपने देखनी है कि जो सेल की थ्योरी आई थी, वो थ्योरी देने वाले हमारे जो थे ये शेल्डन एंड शॉन साहब थे। आई गेस 1839 है, यहाँ पर टाइपो है, 1839 है, सही है। अब हम अगर इसमें आपको थोड़ा-सा माइंड मैप की तरफ लेके चलता हूँ मैं, आपका माइंड मैप ये रहा। क्या, जैसे यहाँ पर मैंने आपको सारा इवोल्यूशन बता दिया इसका माइक्रोस्कोप का, और फिर आपके जो इनिशियली जो डिस्कवर करने वाले साहिबान हैं, ये देखें, ये सारी चीज़ें। ये सेल थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी, शेल्डन एंड शॉन ने जो सेल थ्योरी दी थी, वो क्या थी? 1839 में देखें। तो ये सेल थ्योरी ये थी कि आपके जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो एक या एक से ज़्यादा सेलों से बने हुए हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सेल आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपकी ऑर्गेनिज़म्स का या लाइफ़ का। क्या आपका जो न्यू सेल बनता है वो प्री एक्जिस्टिंग सेल से बनता है, वो डिवाइड हो सकते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। और जो सेल है वो हेरिडेटरी मटेरियल रखता है, जो जीन्स के थ्रू आपके ऑफस्प्रिंग्स में नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। तो ये इन शॉर्ट हमारी सेल की थ्योरी है, ठीक है? सेल स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा-सा आते हैं। सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप देख लेते हैं इंट्रोडक्शन सेल स्ट्रक्चर का। तो मैंने आपको बताया कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक साहब ने इसको 1665 में डिस्कवर किया था पहली बार, ठीक है? इसका न्यूक्लियस बाद में डिस्कवर हुआ है, इसके ऊपर मज़ीद तहकीक बाद में हुई है, लेकिन पहली बार इसको जो देखा था माइक्रोस्कोप के थ्रू वो थे रॉबर्ट हुक साहब। और फिर मैंने आपको सेल थ्योरी बताई जो शेल्डन एंड शॉन ने दी थी, ये रहे। उनका मानना है कि सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं डिवीजन के थ्रू, और उसके अलावा जो है ये हेरिडेटरी मटेरियल भी रखते हैं। ये हमारी सेल थ्योरी इन शॉर्ट हम पढ़ रहे हैं। सेल की टाइप्स पे आ जाते हैं। हमारे पास सेल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, फेक होता है। ठीक है? यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास ऑर्गेनाइज़्ड न्यूक्लियस नहीं है, और ये आपका न्यूक्लियोइड रीजन होता है। उसमें मैं आगे आपको इसकी वो भी दूँगा, इसकी ब्रीफिंग दे दूँगा। और बैक्टीरिया एक उसका एग्ज़ाम्पल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरियाज़ में पाए जाते हैं। इसी तरह अब यूकैरियोट की तरफ चलते हैं। यूकैरियोट मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, मॉल मटेरियल है, वो इकट्ठा नहीं रह सकता। तो इसमें बाकायदा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज़्म होता है सारा का सारा, और उसमें न्यूक्लियोलस भी होता है।
और आपका जो डीएनए वगैरह है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही इसी मेम्ब्रेन की वजह से सिक्योर होता है। तो एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है आपके यूकैरियोटिक सेल में। अब ये सेल कौन-कौन से होते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ये वाले सेल पाए जाते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल आपके कहाँ पर थे? ये थे बैक्टीरिया से। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं आपके। जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, उसके साइडों पे एक मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म के अंदर आपके सारे ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं। अच्छा, बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि ये क्या करती है, एक हिफाजती दीवार का काम करती है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की एक लेयर होती है, एक जलीनुमा, एक जालीनुमा होती है जो सेल के सराउंडिंग्स में होती है, जो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल पे काम करती है, जहाँ पर आपकी एक मूविंग लेयर होती है लिपिड्स की बनी हुई, और उसमें प्रोटीन्स होते हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर से सिलेक्टिवली परमिएबल जो है ना मटेरियल आपका वो गुजर सकता है, हर मटेरियल नहीं गुजरता। सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होगी, ये सेल मेम्ब्रेन आपके एनिमल सेल में होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल में होगी, ठीक है। और ये बनी किससे होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। और इसका काम क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन की कोई शेप नहीं होती, एनिमल सेल की इस वजह से कोई शेप नहीं होती, इर्रेगुलर होते हैं। लेकिन अगर आपने प्लांट का सेल देखा है तो उसका एक फिक्स्ड शेप होती है, तो उस फिक्स्ड शेप इस सेल वॉल की वजह से होती है। वो एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपका सेल जो है, आपने देखा होगा कि आपके जो पौधे हैं या दरख्त हैं उनमें कोई हड्डियां शड्डियां तो है नहीं, तो ये सीधे खड़े किस तरह हुए हैं? सीधा खड़े करने में सेल वॉल का बड़ा किरदार है। न्यूक्लियस की बात कर रहे थे हम। न्यूक्लियस आपका कंट्रोल सेंटर होता है, समझ ले दिमाग होता है आपके सेल का। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। न्यूक्लियोलस होता है, समझ लेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करता है आपके न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोसोम्स एंड जीन्स होते हैं, आपका जो डीएनए वगैरह आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म बेसिकली एक आपका, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रहा। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये येलो येलो सारा का सारा मटेरियल जो है, जेलीनुमा या पानीनुमा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारा का सारा आपका साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म ये जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है 80 to 90% आपका। मैं आपको दिखा भी देता हूँ तकरीबन। वेयर इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म 80 to 90% वाटर से बना होता है। करता क्या है, आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसको अपनी जगह पे रखता है, ठीक है ना, और उनको अपने रिएक्शन करने में मदद करता है। हम चलेंगे वापस यहाँ पर। और इसमें साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स होते हैं। ये फिलामेंट्स क्या करते हैं? ये आपके जो सेल होता है उसको स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं की ऑर्गेनेल्स पे। हमने बात की पहले, इंट्रोडक्शन की, फिर सेल की टाइप्स थी, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे जो पाए जाते हैं। अब कुछ उस कंपोनेंट्स के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल का मतलब होता है, ऑर्गेनेलील्स भी कहते हैं इसे, इसका मतलब ये होता है कि छोटे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स विद इन द ऑर्गन्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और ये प्लास्टिड्स, ये आपने देखने हैं। ये पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। और ये प्रोटीन फैक्ट्री है आपकी, जहाँ पर रफ ईआर में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और स्मूथ ईआर में आपकी लिपिड की सिंथेसिस हो रही है। फिर ये जो प्रोटीन बन रहा है वो इस जनाब जो है गोल्गी अपैरेटस जो है, गोल्जी अपैरेटस को पैकेज करके आगे मेल कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पर जरूरत होती है। लाइसोसोम क्या है? ये डस्टबिन है इसका, ठीक है। और यहाँ पर सारा कचरा वचरा जमा होता है सेल का, और समटाइम्स ये यूज़ होता है, सेल जो ऑटोफेगी होती है, आपके सेल्स आपस खुशी करते हैं या खुद से ख़त्म होते हैं, ये लाइसोसोम्स की वजह से होता है। ये वैक्यूल्स होते हैं, ये स्टोरेज यूनिट्स होते हैं आपके, स्टोर करते हैं और समटाइम्स आपका टर्गर प्रेशर भी प्रोवाइड करते हैं आपके प्लांट सेल में। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स ये प्लास्टिड्स जो हैं आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये देखें, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, डिकोप्लास्ट, ये चीज़ें फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, मतलब क्लोरोफिल होता है इसमें, ये लीव्स में होता है, ठीक है। ये आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, ये पिगमेंट होता है फ्रूट्स में और आपके फ्लावर्स में जो मुख्तलिफ कलर्स देता है। और ये आपका ल्यूकोप्लास्ट है, ये न्यूट्रिएंट स्टोरेज है, ये आपकी रूट्स में होता है। तो ये आ गए आपके ये ऑर्गेनेल्स। और हम प्लांट और एनिमल सेल्स को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। प्लांट में सेल वॉल और प्लास्टिड्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते। यहाँ पर सेंट्रोसोम्स एंड लाइसोसोम्स होते हैं एनिमल सेल। सेंट्रोसोम्स आपके उसमें सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और लाइसोसोम्स जो हैं आपके, वो आपको पता है कि ऑटोफेगी वगैरह में ही आपके जो डिस्पोजेबल यूनिट्स होते हैं, रिसाइकिल बिन है आपका लाइसोसोम वो है, ठीक है। प्लांट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है आपका, एक ही वैक्यूल होता है सेंटर में बहुत बड़ा बना हुआ, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन आपके एनिमल में छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे।
तो ये बेसिक एक माइंड मैप है जो आपके समझने के लिए बनाया गया था, ठीक है? अगर हम आगे चलें इसको छोड़ते हुए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ से दिखा देता हूँ। ओके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंसेस थे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और यहाँ पर आपका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपिथेलियस या मोटियार वगैरह। इसका साइज़ छोटा होता है, इसका थोड़ा-सा लार्जर और कॉम्प्लेक्स साइज़ होता है। और इसके एग्ज़ाम्पल्स बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और इसके एनिमल, फंजी और प्लांट्स, ये यूकैरियोटिक सेल के एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये इनके सेल्स का थोड़ा-सा मैं अगर आपको डिफरेंस दिखाऊँ, ठीक है? ये देखें आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। इसमें प्रॉपर अपना एक न्यूक्लियस सेंटर बना हुआ है। या और आप देखें न्यूक्लियस सेंटर गायब है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं है। इसकी वजह से आपका जो है वो गायब हो चुका हुआ है। अच्छा, इसमें सेल वॉल होती है। आपके बैक्टीरियाज़ में और प्लांट्स में सेल वॉल होती है। साइटोप्लाज़्म भी है यहाँ पर। साइटोप्लाज़्म यहाँ पे भी ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज़्म है, ठीक है? और इसमें और जो चीज़ें हैं आपके पास लाइसोसोम है, ये रहे। आपके ये स्मूथ और रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर आपका डीएनए मौजूद होता है, ये गोल्गी एपैरेटस है जो आपके तो यहाँ से प्रोटीन हासिल होता है, उसको पैकेज करके आगे भेजेगा। और ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है जिसमें आप देखेंगे इसमें सिर्फ मेम्ब्रेन है, सेल वॉल भी मौजूद है। इसमें न्यूक्लियस नहीं है प्रॉपर, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो है ना आपके वो ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसमें है बेसिक कंपोनेंट्स। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन पे मैं आपको तफ़सील से बता चुका हूँ। मैं आपको तस्वीर अगर दिखाऊँ तो ये रही तस्वीर। ये सेल मेम्ब्रेन है, बार-बार समझ लें कि आपकी एक मेम्ब्रेन बनी हुई है। वेयर इज़ इट? हुँ, ये आपकी ओके, ये देखिए, यहाँ पर देखें। अब आपके बार-बार सेल की मेम्ब्रेन बनी हुई है। ये मेम्ब्रेन है, चलिए एक आप सही है? और इसमें अगर आप गौर से देखें तो मैंने ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक है और ये दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ये यूकैरियोटिक लिखा भी हुआ है प्लांट और एनिमल और सबके डिफरेंस आपके सामने ला के रखे हैं। ठीक है? अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन आपकी सब में मिल जाएगी। साइटोप्लाज़्म यहाँ पे भी है, साइटोप्लाज़्म इसमें भी है, साइटोप्लाज़्म इसमें भी है। ये जेलीनुमा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो जेली देख रहे हैं आप, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर ग्रीन कलर की और यहाँ पर जो है आप ब्लू कलर की। ये जो है जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मतलब मुख्तलिफ जगह पर प्लेस किए हुए ऑर्गेनेल्स हैं आपके। ठीक है? इसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है जिसमें आपका डीएनए वगैरह इसमें होता है न्यूक्लियोइड रीजन क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज़्म नहीं है जिसकी वजह से इसमें न्यूक्लियस नहीं है यूकेरियोटिक में और इन दोनों में आपका न्यूक्लियस नज़र आ जाता है। अच्छा, इसमें भी सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एक और चीज़ मैं आपको दिखाया था कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एक ही वैक्यूल होता है इसमें। उसका यही काम है कि टारगेट प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये जो आपकी सेल वॉल है, ये अपनी जगह पर रहेगी इसके प्रेशर की वजह से। जबकि एनिमल्स में ये छोटे-छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ये आपने देखे हैं, ये छोटे-छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें लाइसोसोम सुसाइड बैग्स कहा जाता है इनको जिसमें वेस्ट डिस्पोज़ होता है, यहाँ ये सेल की मौत का सबब बनते हैं। सेंट्राइल्स होते हैं आपके, ठीक है? ये सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं, ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी सेल को जो एनर्जी चाहिए वो ये देता है, एनर्जी करेंसी क्या है इसकी एटीपी। ये गोल्जी apparatus है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये आपका स्मूथ एंड रफ ईआर मौजूद है दोनों। मैं इसके लिए एक और तस्वीर आपके सामने रख देता हूँ। ओनली इफ आई कैन सी दैट। अच्छा, ये स्मूथ और रफ की आप एग्ज़ाम्पल देख लें। ये आपका रफ ईआर है, ये आपका स्मूथ ईआर है। रफ ईआर मतलब ये देखें, यहाँ पर इसमें आपको ये छोटे-छोटे डॉट्स देख रहे हैं? ये हैं आपके राइबोसोम्स जो चिपके हुए हैं रफ़ ये इसी वजह से इसको रफ़ कहा जाता है। दोनों एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम ही हैं। ये राइबोसोम चिपकने की वजह से अब ये आपका प्रोटीन पैदा कर रहा है और ये स्मूथ वाला आपका क्या कर रहा है पैदा आपके बल्कि ये गोल्जी है और आपका जो स्मूथ वाला है ना, वो इसी तरह का होता है। वो क्या पैदा करेगा लिपिड्स और फिर इन दोनों में से जो भी पैदा होगा, वो आगे जाके आपका
इसमें गोल्जी अपरेटस में यहाँ पर ये आपका जो है यहाँ से आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स पैदा हुए, यहाँ आए प्रोटीन्स यहाँ पर पैकेज करके मेल कर देगा जहाँ पर ज़रूरत होगी विद इन द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूक्लियस आपके कंट्रोल सेंटर है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसमें डीएनए होता है, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ ख़ास चीज़ें अगर हम इसको छोड़ के इन दोनों को आपस में कंपैरिज़न कर लें, इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें सेल वॉल मौजूद है बाहर से। इसका शेप मैंने आपको बताया था एक ही शेप होता है। ये इसी वजह से, इस शेप की वजह से आपके जो दरख्त या पौधे होते हैं उनकी एक प्रॉपर शेप बनी हुई होती है। रिजिडिटी यही चीज़ देती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, पिगमेंट्स वगैरह नहीं होते। ये देखें आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, ये जो पत्ते होते हैं आपके और आपके जो पत्तों में क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है बेसिकली वो सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद तैयार करता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं, दोनों में राइबोसोम मौजूद हैं, दोनों में गोल्गी apparatus है। इसमें लार्ज वैक्यूल है, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स हैं। ठीक है? इसमें आपके मुख्तलिफ जो हैं अगर मैं प्लास्टिड्स की बात करूँ, एक क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, इसके और भी टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट भी है, ल्यूकोप्लास्ट भी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर मैं की पॉइंट की बात करूँ तो पावर हाउस जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ये उसकी करेंसी है एटीपी। आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो न्यूक्लियस है, गेट कीपर कौन है? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ से अंदर या बाहर जो भी चीज़ आ रही है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आ रही है। ठीक है? और प्रोटोप्लाज्म वर्सेस साइटोप्लाज्म ये चीज़ें मैं आपको आगे चल के डिफाइन कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ दैट्स अ सिंपल थिंग और ये वाला एडजेसेंट। अच्छा ये देखें, आपका सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, इसकी डिस्कवरी किसने की? आपके रॉबर्ट हुक साहब ने। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है मैंने आपको बता दिया हुआ है। न्यूक्लियस क्या करता है? आपके क्रोमोसोम्स को रखता है और आपके दिमाग बन के चलता है। ये छोटे-छोटे क्रोमोसोम्स हैं, ये हम आगे सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। ठीक है? और ये देखें आपका जो ईआर है, रफ एंड स्मूथ ईआर क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड बनाते हैं। अब गोल्गी apparatus जो है उसको मॉडिफाई या पैकेज करके आगे मेल कर देता है। प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसका सेलुलोज प्रेजेंट होता है, सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनी हुई है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं है। इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स मैंने आपको बताया थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो पिगमेंट्स होते हैं वो आपके एनिमल सेल में नहीं होते। और वैक्यूल जो है आपका एक ही बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन इसमें छोटे-छोटे वैक्यूल। ये आपका कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा-सा नोट्स की तरफ चलते हैं, कोई चीज़ें अगर हमारी रह गई हैं। राइबोसोम भी मैं बता दिया कि वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है? गोल्गी apparatus क्या करता है? पोस्ट ऑफिस का काम करता है। क्यों? पैकेजिंग करता है। वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स जो हैं, ये भी मैंने आपको वैक्यूल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लास्टिड्स मैं आपको बता दिया, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है? आपके पिगमेंट्स होते हैं, फ्रूट और फ्लावर को कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस होते हैं, रूट्स में होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल होता है। ठीक है? और ये क्या करता है? आपका ये फोटोसिंथेसिस है उसमें मदद करता है। अच्छा, सबसे छोटा सेल जो है वो बैक्टीरिया का है, माइकोप्लाज्म। और जो सबसे बल्किएस्ट सेल है वो आपका एग सेल होता है। ठीक है? जैसे ऑस्ट्रिच का। ह्यूमन में सबसे छोटा सेल स्पर्म सेल होता है, सबसे बड़ा सेल वोम सेल जो कि फीमेल में पाया जाता है। और सबसे लंबाई में लंबा जो है वो नर्व सेल होता है। आपके अंदर 200 से ज़्यादा इकसाम के सेल्स पाए जाते हैं। कितने? 200 से ज़्यादा इकसाम के सेल्स पाए जाते हैं। और अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये लाइसोसोम, मॉलिक्यूल, प्लास्टिड्स, ठीक है? और एनिमल वर्सेस प्लांट सेल ये भी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये कुछ चुनिंदा-चुनिंदा छोटी-छोटी बातें थी जो मैंने आपको सेल के बारे में बताई और कोशिश किया कि इसको जल्दी से जल्दी सम अप करने की कोशिश करें। बाकी कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो हम सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा अगली वीडियो के लिए। अल्लाह